गुड मॉर्निंग मयंक धाकड़, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग अनूप कुमार जी, गुड मॉर्निंग हर एक बच्चे को। तेजवान सिंह, अर्पिता वर्मा, और कौन है, प्रियंका यादव, निकिता, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है। शिवांगी साहू, विकास, ईशु, बहुत बढ़िया मुकेश, उदय प्रताप, राखी, कृष्ण भास्कर, जय, सभी को सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी चल गया। मैम चाय पी लो आके। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, चाय वाय मैं पीती नहीं हूँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। आ जाओ भाई, चलो बहुत बढ़िया। तुम पियो बेटा चाय, तुम करो नाश्ते, ठीक है। आ जाए तो भाई। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया जानदार शानदार होंगे। एक बार थम्स अप करके बता दें मुझे कि बढ़िया तरीके से वीडियो क्वालिटी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसके अलावा, मतलब इस वीडियो क्वालिटी के अलावा आवाज़ वगैरह साउंड वगैरह सब प्रॉपर हैं या नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सब मेरे ही बच्चे हो, आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खरखर की आवाज़ आ रही है? खरखर की आवाज़ कैसे आ रही है, एक बार देखो भाई, खरखर की आवाज़ आ रही है क्या? प्रदीप भैया एक बार देखना, खरखर की आवाज़ तो नहीं है। हाँ तबीयत मेरी एकदम ठीक है पिताजी, तबीयत मेरी एकदम ठीक है, तो खरखर की आवाज़ तो नहीं है। चलिए, वॉइस वॉइस नहीं आ रही मैम, ब्रेक कर रही है वॉइस। ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। 2 मिनट एक बार रुको। अब देखो, अब देखो, आवाज़ कम इसलिए रहती है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा धीरे बोल रही होती हूँ, मुद्दा ये है। बाकी तो एकदम मामला ज़बरदस्त ही रहता है। हाँ साउंड वीडियो ओके है, ठीक है ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ऑल ओके है तो फिर शुरू करते हैं। देखो भाई, जहाँ तक हमने समझा गुड्डा, जहाँ तक हमने मुद्दों को अच्छे तरीके से समझा, राष्ट्रपति जी समझे, उपराष्ट्रपति जी समझे, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें निपटाई थी, है ना। दोनों चीज़ें निपटाई थी, राष्ट्रपति जी निपटाए थे, उपराष्ट्रपति जी निपटाए थे, ठीक है। साउंड ओके है, ठीक है, भैया की तरफ से भी आ गया। अब हमें समझना है कि जब आप बात करते हो किसकी, जब आप ओवरऑल बात करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, भाग 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर, तो जब भी कभी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता होगा, यानी जैसे हमने कई सारे केसेस भी पढ़े थे, है ना, हमने कई सारे केसेस पढ़े थे। बेरुवाड़ी मामला, बेरुवाड़ी मामले में लोग, बेरुवाड़ी इलाके के जो लोग थे, वेस्ट बंगाल के इलाके के जो लोग थे, एकदम ही गुस्सा चल रहे थे। किससे? इनसे, जवाहरलाल नेहरू जी से, ठीक। तो सरकार के खिलाफ केस गया होगा, ठीक। इसी तरीके से फिर हमने केशवानंद भारती वाला मामला पढ़ा था। तो सरकार के खिलाफ जब केस जाता है तो इस केस को लड़ता कौन है, मतलब सरकार में कौन आता है सुनवाई के लिए, वहां पर कि जब पेशी करने के लिए बुलाए जाते हैं ना, तो कौन आता है, तो उसको समझना है हमें। तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी पंगा हो जाए आपका, यानी केंद्र सरकार को आपको अगर कटघरे में खड़ा करना होगा, तो केंद्र सरकार की तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर होगा, जो वकील होगा, उसे आप क्या कहते हो? महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हो? महान्यायवादी, यानी कि ये बंदा न्याय दिलाने के लिए वाद करेगा, वाद करेगा, यानी कि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या करेगा? केस लड़ेगा। तो इट इज नोन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक साहब।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, तो आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76A जो है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। ये बात अच्छे से समझना, जब आप पूछ रहे थे ना 76 में क्या आता है, और मैंने कहा था रुक जाओ, समय आने पे सब बताएंगे कि 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब किसकी सजेशन पर काम करते हैं, कि प्रेसिडेंट साहब सजेशन पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के सजेशन पर काम करते हैं। 75 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो 76(1) कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कि ये कैसे केस लड़ता है। तो भारत सरकार का वकील होता है, लॉयर होता है। भारत सरकार को कभी भी कोई लॉ से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो अटॉर्नी जनरल देगा। लीगल एडवाइजर होता है, फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको अपॉइंट कौन करता है, तो हमेशा याद रखना इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट साहब करते हैं इसका अपॉइंटमेंट। जैसे 75 में आपने बात की कि प्रेसिडेंट साहब ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, है ना, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर, उनके सजेशन पर प्रेसिडेंट साहब देश का पहला वकील, यानी बेसिकली पहला वकील तो कहना गलत होगा, भारत सरकार का जो फर्स्ट वकील या लीगल एडवाइजर होता है उसको अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये कब तक के लिए रहता है, तो एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी स्पष्ट रूप से ये लिखा ही नहीं गया कि ये जो होगा अटॉर्नी जनरल, उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा। तो आप और अब हम ये सोचेंगे, जब ये लिखा गया कि आर्टिकल 76 में ये क्लियर किया गया कि अटॉर्नी जनरल यानी भारत का एक महान्यायवादी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारे केसेस की सुनवाई करेगा, वाद करेगा, लड़ने जाएगा, और जब जब भारत सरकार को जरूरत पड़ेगी तो लीगल एडवाइस देगा, तो क्यों उसका कार्यकाल, क्यों उसका टेन्योर नहीं डाला गया। कारण, टेन्योर इसलिए नहीं डाला गया, कार्यकाल इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि ये तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी चाहते हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं। इस टर्म को कहा जाता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट साहब को प्लेजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जब तक प्रेसिडेंट साहब की तरफ से इसको प्रसाद मिल रहा है हाथ में, तब तक तो ये अपने पद पर रहेगा। जिस दिन इससे प्रसाद छीन लेंगे, ये ऐसे ही समझा करो, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिस दिन चाहेंगे प्रेसिडेंट साहब इसको बाहर फेंकवा देंगे, बोले निकलो, हमको नहीं चाहिए, तुम मांगते ही नहीं हो। ठीक है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये याद रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है, बच्चा कंफ्यूज होता है कईयों बार, है ना। तो जब अटॉर्नी जनरल यानी भारत सरकार का जो पहला लॉ मिनिस्टर है, लीगल एडवाइजर है, भारत सरकार का वकील है, उसका टेन्योर क्लियर नहीं है, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, और सबसे बड़ी बात है तब तक पद पर रहेगा जब तक कि प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे। रेजिग्नेशन किसको देके जाएगा, तो जाहिर सी बात है रेजिग्नेशन भी किसको देके जाएगा, राष्ट्रपति जी को देके जाएगा। किसको देके जाएगा, राष्ट्रपति जी को देके जाएगा, किसी भी हालत में किसी और को नहीं देके जाएगा। अच्छा, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी बेटा जी सैलरी कितनी है, तो इसको सैलरी उतनी मिलती है जितने राष्ट्रपति जी चाहते हैं। इसकी सैलरी को रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेन कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हो। इसकी सैलरी को आप क्या कहते हो, पारिश्रमिक। क्या कहते हो, पारिश्रमिक कहते हो इसकी सैलरी को, ठीक है ना। हाँ, इसकी सैलरी को आप पारिश्रमिक रिटेनर कहते हो। क्या कहते हो, रिटेनर, रिटेनर कहते हैं, ठीक है, इसकी सैलरी को रिटेनर क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि देखो बेटा जी, आपकी सैलरी डिसाइडेड नहीं है, और जब आपकी सैलरी डिसाइडेड नहीं है तो इसका मतलब आपने एक केस लड़ा तो राष्ट्रपति जी का मन हुआ दे दो भैया पैसा, दूसरा केस लड़ा राष्ट्रपति जी का मन हुआ दे दो भैया पैसा, तीसरा केस लड़ा राष्ट्रपति जी का मन नहीं हुआ कि पैसा देना है, तो राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि कोई पैसा नहीं है इस महीने, ठीक है, या फिर चलो थोड़ा सा पैसा इसको दे दो। तो ये जो वेतन होता है, भारत सरकार का वकील है लेकिन इसका जो वेतन होता है कितना जाएगा,
किस महीने कितना देना है कितना नहीं देना, ये प्रेसिडेंट साहब की मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए इसके वेतन को रिटेनर कहते हो, पारिश्रमिक कहते हो। ये बात समझ पाओगे, रिटेनर पारिश्रमिक कहते हो। और वेतन कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संचित निधि से जिसको पैसा मिलता है उसका फिक्स्ड पैसा होता है। संचित निधि भारत का वो पैसा है जहां आप और हम टैक्स जो जमा कराते हैं तो वो भारत की संचित निधि में जमा होता है, और वहीं से प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, इन सबको पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को पैसा वहां से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स्ड नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। अब बिट्टू बात आती है कि कौन बनेगा अटॉर्नी जनरल। अब बेटा लीगल समझ तो होनी बहुत जरूरी है। इसको लीगल समझ अगर इसकी नहीं हुई तो इसे राष्ट्रपति जी, इसे प्रेसिडेंट साहब क्यों अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल को? तो इसके पद की योग्यताएं क्या हैं? सारी वही योग्यताएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं। कौन सी? या लगा लेना बेटा यहां पे, या कौन सी? या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की नजरों में लॉ की अच्छी नॉलेज रखता हो। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जब बनता है तो उसके लिए 2 ही योग्यताएं होती हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो। अगर जज रहा है तो 5 साल के लिए रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर अगर पहली शर्त पूरी हो जाती है दूसरी की जरूरत ही नहीं है बेटा। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि दीदी क्या एग्जाम होते हैं जजेस के? हाँ बेटा, एग्जाम होते हैं जजेस के, और एग्जाम होने के बाद वो उस जगह पे पहुंचते हैं। तो या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक के लिए जज रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए लॉयर रहा हो। अगर ये दोनों भी नहीं रहा तो भी बन सकता है अटॉर्नी जनरल, अगर राष्ट्रपति साहब की नजरों में उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो किसकी? लॉ की। मेरी बात समझे? या लगा के लिखना, ये या लगा के लिखना, ये 1 2 3 नहीं है, ये या। एक शर्त पूरी होनी चाहिए, एक शर्त पूरी होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? अब बस इतना देख लो, वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? तो आर वेंकट रमन है प्रेजेंट में। और वैसे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो सीतलवाड़ी थे। कौन थे? सीतलवाड़ी थे। अभी कौन है? आर वेंकट रमन है वर्तमान में। अभी कौन है? आर वेंकट रमन है। ठीक है, क्लियर हुआ? आर वेंकट रमन, क्या कह रहे हो? क्लियर हुआ? अच्छे से हुआ? आर वेंकट रमन क्लियर? तो 76(1) पूरा का पूरा बात करता है किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, महान्यायवादी के बारे में बात करता है। अच्छे तरीके से समझना है। और महान्यायवादी अकेला नहीं होता, यह आदमी अकेला नहीं होता, इसके साथ याद रखना, इसके साथ 2 सॉलिसिटर जनरल, 2 सॉलिसिटर जनरल, 2 सॉलिसिटर जनरल, मतलब इसकी पूरी टीम होती है, प्लस 4 एडिशनल, 2 सॉलिसिटर जनरल रहते हैं इसके साथ में, प्लस 4 एडिशनल जनरल भी रहते हैं। ठीक है ना? 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहते हैं। यानी एक तरीके से इसके साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, और भी वकीलों का झुंड रहता है। ठीक है ना? हाँ, और भी वकीलों का झुंड रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और याद रखनी है। ये क्वेश्चन वैसे कभी पूछा नहीं गया है, पर यूपीएससी या जो मेन एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या अटॉर्नी जनरल जो संसद की बैठक होती है उसमें भाग लेता है? तो आप कहोगे हाँ भाग लेता है, लेकिन वोट नहीं करता। ये भाग लेता है, सारी मीटिंग, सारी बैठकों में बैठता है, क्योंकि देखता है ना कि अगर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने ही कोई केस डाला है तो ये बैठेगा, सबको देखेगा, सारी मीटिंग्स को देखेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सब देखेगा, क्योंकि सरकार का पक्ष समझने के लिए ज़रूरी है वहाँ संसद में भी बैठना। लेकिन कभी भी वोट नहीं देता, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई
इसके अलावा अब बात समझाते हैं। अरे क्लियर हुआ? तो ये अटॉर्नी जनरल मत भूलना भाई, अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 76(1). और नियुक्ति, दो चार चीज़ें अगर सिंपल खेलेगा तो यही पूछेगा कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, कितने समय तक के लिए, जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहें। तो वेतन कितना मिलता है, जितना प्रेसिडेंट साहब चाहें। इसके वेतन को क्या कहते हैं, रिटेनर कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी की मर्जी के अकॉर्डिंग है और संचित निधि से कभी नहीं दिया जाता। इस किसी भी हालत में भारत का जो फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड, उससे नहीं दिया जाता। दूसरा, इसके साथ पूरी टीम होती है। टीम में कौन होते हैं, 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इसकी मदद करते हैं सरकार की तरफ से। एक तरीके से लॉयर्स का एक ग्रुप होता है जो इसकी मदद करता है, किसके लिए, केस लड़ने के लिए। भारत सरकार का पहला लीगल एडवाइजर होता है, भारत सरकार का वकील होता है। कहाँ पहुंचेगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ कोई भी केस चल रहा हो। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल एक तरीके से लॉयर्स होते हैं, ठीक है ना, ये समझ लो आप, लॉयर्स होते हैं। आ जाओ, अब समझेंगे पार्लियामेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संसद की बात करेंगे। अब पहले तो एक चीज समझनी है आपको, संसद होती क्या है, संसद यानी पार्लियामेंट है क्या। सिंपली बात अगर करें, संसद यानी पार्लियामेंट है क्या, तो बेटा जी एक बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि संसद या पार्लियामेंट वो जगह है जहां पूरे देश के लिए कानून बनता है। पूरे देश के लिए क्या बनता है, पूरे देश के लिए कानून बनता है। क्या बनता है, पूरे देश के लिए क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है, तो सड़कों पर कानून नहीं बनता, पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनता है, संसद में, पार्लियामेंट में कानून बनता है। तो संसद वो जगह है जहां पूरे देश के लिए कानून बनता है। संसद वो जगह है जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर कंट्रोल करती है। संसद वो जगह है जहां से पैसा निकलता है सरकार के काम के लिए, क्योंकि संसद से ही पैसा पारित होता है। जो बजट आपका प्रस्तुत करते हैं वो संसद के सामने ही लाते हैं, संसद से ही पैसा निकलता है, सरकार को दिया जाता है कि ठीक है आप इस चीज के लिए पैसा खर्च कर लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और पार्लियामेंट की कुछ समितियां जो होंगी, कमिटीज जो होंगी, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरे देश के लिए कानून बनाना पार्लियामेंट में होता है, पूरे देश के लिए कानून बनता है। अब पार्लियामेंट के अंदर ही कौन पक्ष और विपक्ष बैठता है, पक्ष प्लस विपक्षी दल, यानी कि जिनको मेजॉरिटी मिली और जो मेजॉरिटी में नहीं है वो सारे दल बैठते हैं वहां पर, जो भी चुनकर जाएगा वो बैठेगा। अब पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, कितने, 3 ऑर्गन। इसके कितने ऑर्गन होते हैं, 3। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। अब याद रखना है कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन में कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल अगर कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है, राज्यसभा के पास, और राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो फिर उस पर सिग्नेचर करते हैं राष्ट्रपति जी, और उसके बाद वो देश में कानून बनता है, लॉ बनता है। ये हम सबको पता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन हैं, तो कभी ये मत कहना कि केवल लोकसभा और राज्यसभा, हमेशा कहना लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों ही किसके मेंबर होते हैं, तीनों ही किसके ऑर्गन माने जाते हैं, लोकसभा के, संसद के। तो बात करते हैं संसद यानी पार्लियामेंट की। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, संसद के बारे में बात कर रहे होंगे। 79 से लेकर 122 तक हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, संसद के बारे में बात कर रहे होंगे। 79 कहता है संसद के गठन के बारे में 79 किसके बारे में बात करता है, संसद का गठन। किसके बारे में, संसद के गठन के बारे में बात करता है आर्टिकल 79, और बताता है कि संसद के यानी पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, और वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं,
राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक साहब। आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा के बारे में। ये बहुत सीक्वेंस में पूछा जाता है। 79 किसके बारे में, 80 किसके बारे में और 81 किसके बारे में? तो बेटा जी 79 है आपका सिंपली पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है उस बारे में। ठीक है। 80 आपका सिंपली किसके बारे में, बड़े बेटे के बारे में, राज्यसभा। और 81 आपका सिंपली लोकसभा के बारे में। ठीक। तो 79 तो बताता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होगा, कितने ऑर्गन होंगे। 80 बताता है राज्यसभा के बारे में, 81 बताता है लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत आता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेकेंडरी हाउस। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी हाउस। सदन का मतलब होता है हाउस। ठीक। उच्च सदन भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी लोकसभा के लिए लोअर हाउस और राज्यसभा के लिए अपर हाउस नहीं लिखा। लोकसभा के लिए कभी भी लोअर हाउस और राज्यसभा के लिए अपर हाउस नहीं लिखा। हाँ, कोड बच्चे कई बार ये भी बनाते हैं सरला। सरला संसद, फिर राज्यसभा और लोकसभा, सरल भी कह लेते हैं। सरल कह लो या सरला कह लो। तो इसमें संसद के बारे में बात है, इसमें राज्यसभा के बारे में बात है और इसमें लोकसभा के बारे में। कभी भी आपसे पूछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द लिखा है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है? नहीं, ये साधारण बोलचाल में यूज हुआ। क्यों हुआ समझेंगे। राज्यसभा सेकेंडरी हाउस है, इसे अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और ये परमानेंट है। ये चार चीजें याद रखनी है। अब मैं समझाती हूं। लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं तो जिनकी भी उम्र भारत के अंदर 18 साल से ऊपर है वो सब लोकसभा के चुनावों में भाग लेते हैं। वो सब के सब लोकसभा के चुनावों में भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के जब भी चुनाव होते हैं तो आम जनता, आम आदमी उसमें भाग नहीं लेता है। इसी वजह से राज्यसभा को अपर, उच्च सदन कहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है। अब राज्यसभा के मेंबर चुन के कैसे आते हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। राज्यसभा के मेंबर्स चुनता कौन है? तो बेटा देखो, हर स्टेट के अंदर एक विधानसभा होती है। जैसे यूपी के अंदर एक विधानसभा है जहां अखिलेश यादव जी आजकल और योगी बाबा के बीच में तनातनी चली रहती है। अखिलेश यादव कहते हैं कैसी सरकार है, क्या कर रही है, फलाना डिकाना, और योगी बाबा कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में उन्होंने मिला भी दिया। ठीक है। अब सारे माफिया डर रहे हैं। तो ये जो जितना भी डिस्कशन हो रहा था यूपी की विधानसभा में हो रहा था। कहां हो रहा था? यूपी की विधानसभा में। अब ये जो यूपी की विधानसभा है, एग्जाम्पल है बेटा, ये लिखना नहीं है। ये जो यूपी की विधानसभा है, यानी जहां जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बैठे हुए हैं और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी बैठी हुई है। तो यहां जो लोग हैं, यूपी की सीट आई कितनी? 31 सीट आई। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ओवरऑल सीटें इतनी। तो आप ये मानो कि इस साल यह आया कि 4 सीट्स यूपी की विधानसभा से भरी जाएंगी। कहां पर? किसके लिए? राज्यसभा के लिए। यानी यूपी के 4 मेंबर जो राज्यसभा में थे वो रिटायर हो रहे हैं। मेरी बात समझना, यूपी के 4 मेंबर्स जो किसमें थे? राज्यसभा में थे, वो रिटायर हो रहे हैं। तो वो चारों यूपी से थे, तो इस बार सीट भी कहीं से भरी जाएंगी? यूपी से ही भरी जाएंगी, क्योंकि राज्यसभा हर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 सीट के इलेक्शन कहां से होंगे? यूपी की विधानसभा से होंगे। यानी यूपी की विधानसभा के अंदर जो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग हैं वो चुन के भेजेंगे। पूरा बताऊंगी राज्यसभा में कैसे भेजे जाते हैं मेंबर्स भी, ये भी समझाऊंगी। इतना समझ में आ जाए, पहले ये बता दो। इसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आम जनता चुनकर नहीं भेज रही, इन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं आपके चुने हुए लोग। तो जब विधानसभा के चुने हुए मेंबर्स यानी कि एमएलएज इन्हें चुन के भेजते हैं, इसीलिए उच्च सदन, सेकेंडरी सदन या राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है।
अब जैसे आपको याद रखना, ये परमानेंट सदन है, परमानेंट हाउस है। इसका मतलब क्या है, आपने बैंक का जब भी फॉर्म भरा होगा या कोई भी फॉर्म भरा होगा, आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, आपका परमानेंट हाउस एड्रेस बताइए और अभी करंट हाउस एड्रेस बताइए। इसके पीछे रीजन क्या होता है, परमानेंट हाउस एड्रेस इसलिए पूछा जाता है ताकि आपका डॉक्यूमेंट आपके उस पते पर चला जाए। परमानेंट हाउस एड्रेस वो घर है आपके दादी दादा नानी नाना जी का बनाया हुआ, जहां आपके घर के लोग आज भी मौजूद हैं, जानते हैं वो परमानेंट घर है, कभी नहीं टूटेगा। अब आप काम करने के लिए आए नोएडा यूपी के किसी शहर में या जयपुर राजस्थान में, कहीं पे भी काम करने के लिए गए। अब काम करने के लिए जब आप गए तो वहां आपने एक रूम लेके रह रहे हो, वो आपका करंट एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो करंट एड्रेस भी बताते हो और परमानेंट एड्रेस भी बताते हो। तो परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका वो घर जहां आपके मम्मी पापा दादी दादा रहते हैं, वहां कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तो वो आपके परमानेंट एड्रेस पे पहुंच रहा है, कहीं इधर उधर खोएगा नहीं। तो यही इसी तरीके से राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये बात मेरी बात समझ पाए, हाँ ये बात मेरी बात समझ पाए। मैं पूरी बात बताऊंगी, वो राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है अभी बताऊंगी। तो 79 तो 3 ऑर्गन, कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा और साथ ही साथ राष्ट्रपति। 80 क्या कहता है, राज्यसभा के बारे में बात करता है, सरल याद रखना। 80 सेकंड हाउस है, अपर हाउस है। द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और परमानेंट हाउस है। 81 आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बात है, इसे प्रथम सदन फर्स्ट हाउस कहते हो आप, क्या कहते हो, फर्स्ट हाउस कहते हो। निम्न सदन कहते हो लोअर हाउस। ये बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले शब्द हैं। ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्यों, क्योंकि आम जनता डायरेक्ट चुनती है। आम जनता किसको चुनती है, इन मेंबर्स को डायरेक्ट चुनती है, तो इसीलिए ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आम जनता इन मेंबर्स को डायरेक्टली चुनती है। और टेम्पररी है, ये टेम्पररी क्यों है, क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से इसे भंग किया जा सकता है। और इसे भंग कौन करता है बताना मुझे जरा। तो आर्टिकल 85 याद आ रहा होगा, आर्टिकल 85 याद आ रहा होगा। आर्टिकल 85 के तहत कौन भंग करता है, राष्ट्रपति जी भंग करते हैं। आर्टिकल 85 में भी 2 के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, भंग करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी भंग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया मैम। तो जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उस स्टेट में, उसी पार्टी का कैंडिडेट, बिल्कुल उसी पार्टी का कैंडिडेट राज्यसभा पहुंचता है बेटा, बताऊंगी अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब मामला ठीक चल रहा है ना। प्रेसिडेंट करते हैं, तो अस्थाई सदन है और कान में मंत्र कौन फूंकता है, वही प्राइम मिनिस्टर की आदत है, वही फूंकेगा। अब आते हैं तो आर्टिकल 80 से समझना शुरू करो राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 से समझना शुरू करेंगे, किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। अच्छे तरीके से समझेंगे। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं अधिकतम, तो याद रखना मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो बेटा जी इसे ऐसे मत बना के इसे ऐसे बनाना कि मैक्सिमम इसमें 250 मेंबर हो सकते हैं। 250 में से 238 इलेक्टेड होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे। इसे ऐसे बनाइएगा कि राज्यसभा में आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 मेंबर हो सकते हैं। इस 250 में से 238 इलेक्टेड होंगे, ऐसे लिखिएगा इसे। और बचे हुए 12 जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत होंगे। नॉमिनेटेड यानी मनोनीत, ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये किसी भी चुनाव के माध्यम से नहीं आए हैं, ये चयनित हैं, इन्हें चुना गया है, इन्हें राज्य के एमएलएज ने चुनकर भेजा है। इन 12 लोगों को राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये आर्ट, कला, साहित्य क्षेत्र, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, इनसे जुड़े हुए हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो राष्ट्रपति जी को लगता है कि इन लोगों को भी मुझे यहाँ लेना चाहिए, तो ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट साहब
क्या करते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में ये नॉमिनेटेड लोग कभी भी भाग नहीं लेते हैं। इतना समझ में आया? तो इसे लिखना इसी तरीके से था। तो जो 238 इलेक्टेड मेंबर हैं, उन्हें इलेक्ट कौन करेगा? उन्हें इलेक्ट करेंगे राज्य के विधानसभा के सदस्य। राज्य के विधानसभा के सदस्य यानी MLA इसे क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, सॉरी इन्हें इलेक्ट करके भेजेंगे। किस तरीके से? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि आपको जो तरीका मैंने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसी तरीके से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होगा, गुप्त रीति से मतदान होगा, बताना नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरीके से मतदान होगा जिस तरीके से आपने प्रेसिडेंट साहब के और वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन कराए थे। राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन भी बिल्कुल वैसे होते हैं, जो वोट डाल रहा होगा वो कभी नहीं बताएगा, और इसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, गुप्त रीति से होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा। ठीक है। जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, उन्हें कौन नॉमिनेट करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और किस किस एरिया से नॉमिनेट करते हैं? तो आपका लिटरेचर, साहित्य, किससे? लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य, कला, आर्ट्स, विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में हो, ठीक है, पत्रकारिता, जर्नलिज्म के फील्ड में हो, समाज, जर्नलिज्म, ठीक है, खेल, स्पोर्ट्स से रिलेट करते हो, या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सोशल वर्कर हो, इस लेवल पर कि लगता हो राष्ट्रपति जी को, ठीक है ना, कि इन्हें यहाँ राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तो ऐसे 12 लोगों को कौन? प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, इलेक्शन होता कैसे है, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता कैसे है, ये बात ध्यान से सुनिए। अब ऐसे मानो, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, एक आप ले लो, एक स्टेट है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, उसकी विधानसभा के अंदर 100 लोग हैं। कितने? 100 MLA हैं। उसकी विधानसभा के अंदर कितने MLA हैं? 100 MLA हैं। कोई भी स्टेट ले लो, उसकी विधानसभा में 100 MLA मान लो। अब उस स्टेट में जो सीट आई किसकी? राज्यसभा की, वो सीट आई 2। कितनी सीट आई? 2 सीट्स पे इलेक्शन होने। MLA कितने हैं? 100 हैं। MLA कितने हैं? 100 हैं, और 2 सीट्स पे इलेक्शन होने। तो इसका मतलब जितनी सीट आई +1, जितनी सीट आई +1, और उस स्टेट की विधानसभा में जितने मेंबर हैं 100 + 1, यह आंकड़ा रहता है। तो आपको 3/100 + 1 करना होगा। यानी आपको यह देखना होगा बेटा जी कि आप उस स्टेट में तकरीबन जब 34 लोगों का, 34 लोगों का सपोर्ट होगा, तब एक मेंबर राज्यसभा में चुनकर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में? यानी जितना भी उस स्टेट के अंदर सीटें हैं, मतलब विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वो देखना होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि भैया वहां सीटें कितनी आई हैं, सीट कितनी आई हैं इस बार। उस सीट में +1 भी करना होगा। अगर 2 सीट आई हैं तो +1 यानी 3, ठीक। और जितने मेंबर हैं ऑलरेडी वो देखने होंगे कि अगर 100 मेंबर हैं, 100 MLA हैं उस स्टेट में, फिर +1 अलग करना होगा। यानी आपको ये देखना होगा कि अप्रोक्सीमेटली 33 वोट जब एक पॉलिटिकल पार्टी के एक व्यक्ति के पक्ष में पड़ेंगे तो उस स्टेट से एक व्यक्ति जाएगा, किसमें? आपके राज्यसभा में। ये मामला होता है। इसीलिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने मेंबर्स नहीं भेज पाती हैं। क्यों नहीं भेज पाती हैं? जैसे सपोज करो यूपी के अंदर ही इस बार
समाजवादी पार्टी के पास कितनी, समाजवादी पार्टी सपोज करो समाजवादी पार्टी के पास कितने मेंबर आए, तो सपोज करो समाजवादी पार्टी के केवल 30 मेंबर थे, 30 एमएलए थे, और चाहिए कितने थे, 33 चाहिए थे। तो अब ऐसे में तीनों के तीनों, मतलब जो दोनों की दोनों सीट हैं, दोनों सीट बीजेपी वालों ने भर ली, क्योंकि इन्हें कितनी चाहिए थी, कम से कम 33 सीट्स चाहिए थी। यही आंकड़ा बनता है ओवरऑल के हिसाब पे, वो ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में या तो ये निर्दलीय जो खड़े होते हैं उनसे कहेंगे कि आप हमें 3 वोट दे दो, ताकि हम भी एक मेंबर तो कम से कम अपना भेज पाए, है ना, एक मेंबर तो कम से कम हम भी अपना भेज पाए। और दूसरे भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा तो कोई जा ही नहीं सकता, तो हमारे जो मेंबर जा रहे हैं उनको भेजने में मदद करा दो अपनी तरफ से। तो ये राज्यसभा की सीटों के लिए भी बड़ी लड़ाई भयंकर तरीके से चला, हाँ बिल्कुल, बहुत भयंकर तरीके से युद्ध सा चलता है। ठीक है बेटा, सीट हर स्टेट की ऑलरेडी पहले से निर्धारित है कि किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। अब उन सीट में बदलाव बाद में होगा, अभी तो नहीं हो रहा है। अब जितने लोग उसी स्टेट के रिटायर होते हैं उतनी ही सीटें उस स्टेट में आ जाती हैं। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले गुजरात में भी राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो जितने लोग राज्यसभा से उस स्टेट के रिटायर होंगे उतने ही लोग उस स्टेट से एमएलएस के माध्यम से भरे जाएंगे। ऑलरेडी सीट्स हर स्टेट की निर्धारित है, अभी दिखा दूंगी मैं तुम्हें, इसकी भी एक टेबल दिखा दूंगी। ठीक है, ये समझना होगा। अब ध्यान से समझना है, ये बात हो गई कि 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड मेंबर होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, और कौन चुनता है इन्हें, आपके स्टेट्स के एमएलए भी चुन के भेजते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि चयन कैसे होता है, कि भैया जितनी सीट आई है उसमें +1 करना पड़ता है, और फिर जितने मेंबर हैं आपके उस विधानसभा में उसको +1 करते हुए फिर डिवीजन होगा कि कितना, एक व्यक्ति के लिए कितनी सीट, एक व्यक्ति के लिए कितने एमएलए का वोट चाहिए होगा। वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो बेटा प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं, किसमें, राज्यसभा में। अभी राज्यसभा ही चल रहा है। कितने मेंबर हैं, 245, मैक्सिमम 250 होते हैं, 245 मेंबर हैं। इसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। तो सबसे ज्यादा किस स्टेट से हैं, तो याद रखना 31 सीट्स, 31 लोग राज्यसभा के अंदर कहां से हैं, यूपी से हैं। ये बात विशेष तौर पर याद रखना कि 31 लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं, राज्यसभा में यूपी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा में भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से। तो ऐसे में इसीलिए इंपॉर्टेंट एक बात कही जाती है कि यूपी की गवर्नमेंट का या यूपी का भारत की राजनीति पे बड़ा असर है। लोकसभा में भी 80 सीटें हैं यूपी से, और राज्यसभा के अंदर भी 31 सीट्स हैं यूपी से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा के अंदर किस स्टेट से चुन के जाते हैं लोग, तो याद रखना यूपी से चुन के जाते हैं। 31 सीट्स भरी जाती हैं। 31 की 31 एक साथ में नहीं भरी जाती हैं। इन 31 में से जितने जैसे जैसे रिटायर होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी सीट्स भरी जाती हैं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर टेन्योर होता है 6 साल का। तो ये 31 में से 31 एक साथ 6 साल बाद रिटायर नहीं होंगे, इनमें से 2/3 हर 2 साल बाद रिटायर हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा यूनियन टेरिटरीज यूटीज में क्या मामला है, तो दिल्ली को 3 सीटें मिली हुई हैं, पुदुचेरी को 1 सीट मिली हुई है। किसमें, ये पूछे हुए प्रश्न हैं, किसमें, राज्यसभा में। दिल्ली को 3 सीट्स, पुदुचेरी को 1 सीट मिली हुई है, यानी पुदुचेरी से आपके राज्यसभा के अंदर केवल 1 कैंडिडेट चुनकर जाएगा, 1 एमएलए ही चुनकर जाएगा। इन शॉर्ट राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं वो पहले एमएलए होते हैं, फिर वो बनते हैं एमपी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, क्योंकि अपने में से ही चुनकर भेजा जाता है। कुमार विश्वास जी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस हिंदी के कवि हैं, आम आदमी पार्टी में थे बहुत लंबे समय तक। आम आदमी पार्टी के पास से दिल्ली की 3 सीटें हैं,
3 सीटें हैं राज्यसभा में 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की। तो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी जीती, कुमार कहते लोग ये हैं कि कुमार साहब को ये भरोसा था, क्योंकि वो किस क्षेत्र से हैं, तो वो साहित्य के क्षेत्र से हैं, कविता के क्षेत्र से हैं। उन्होंने हिंदी को, हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को बहुत आगे बढ़ाया है। बॉलीवुड से उनके पास स्क्रिप्ट के लिए, गानों के लिए फरमाइशें आती हैं और ज़बरदस्त पोएट हैं, नो डाउट। हिंदी की पोइट्री को उन्होंने जीवंत किया है। तो उनको ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी इन 3 में से एक सीट पर उनको नॉमिनेट करके भेजेगी। मतलब जब दिल्ली में भैया विधानसभा में जब जीती ही आम आदमी पार्टी है तो उसके लिए तो भेजना बहुत आसान है। लेकिन कुमार साहब को नहीं भेजा गया। कहाँ? राज्यसभा। तो कुमार साहब खिसियाए गए यही बात पे। कुमार साहब क्या हो गए? हाँ, एकदम गुस्से से में आ गए। ठीक है, एकदम भयंकर तरीके से गुस्से से में आ गए। ठीक, बाकी और भी लोग गए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा रही हैं, वैजंती माला रही हैं, ठीक है ना, और रुक्मणी देवी अरंडल रही हैं। ये सब भी रहे हैं। किस में रहे हैं? ये सब राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। क्यों रहे हैं राज्यसभा के मेंबर? क्योंकि ये लोग आर्ट, कल्चर, इनसे जुड़े रहे हैं, तो इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा, पैसा भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं मिलता। सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा के सदस्य रहे तो उनको जो पैसा मिलता था, उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ गांव गोद लिए थे, वो जो भी सैलरी मिलती थी उसे वहां खर्च करते थे। तो ये अच्छी बात है, खूब अच्छा खासा पैसा मिलता है। और आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। करना क्या होता है आपको? आपको बिल्स पे डिस्कशन होता है, आपको वो करना होता है। जो इन चीज़ों से नॉमिनेटेड फील्ड से जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि भाग नहीं ले सकते हैं। जब भी चुनाव होगा या डिस्कशन होगा, वोट पड़ेगा तो भाग लेते हैं, लेकिन ये लोग जनरली जाते नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब भी सदन की बैठक होती है, लोकसभा या राज्यसभा जिसकी भी, तो आपको पर डे का अलाउंस भी मिलता है, आने जाने का भी। और पर डे जैसे आप जॉब पे जाते हो तो आपको अटेंडेंस, हाजिरी का पैसा मिलता है ना, तो ऐसे ही इनको सदन में बैठने का भी पैसा मिलता है उस दिन का। और आधे से ज़्यादा तो निकम्मे सो ही जाते हैं। बताओ, कमाल की बात है। इनको जितना पैसा मिल रहा है उतना तो मज़ा ही कहाँ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो, राज्यसभा का जब भी इलेक्शन होगा तो नोटा का कोई ऑप्शन नहीं होता। राज्यसभा के इलेक्शन में नोटा का कोई ऑप्शन नहीं होता। नोटा का मतलब होता है न मैं इसको चुन रहा हूँ, न मैं इसको चुन रहा हूँ, मैं किसी को नहीं चुन रहा हूँ। तो आप नोटा का बटन दबा देते हो, ये बात याद रखना। नोटा का बटन आप दबा देते हो कि मैं न तो ये कैंडिडेट ए चुन रहा हूँ, न बी चुन रहा हूँ, न सी चुन रहा हूँ, मेरा किसी को चुनने में मन नहीं है, मैं सिर्फ वोट देने आया था, लेकिन कैंडिडेट मेरी पसंद का नहीं है, तो मैं नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन, तो इसको दबा जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में कभी भी SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नहीं होता सीट्स का, लेकिन लोकसभा के अंदर होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट्स का आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट्स और जनजाति के लिए 47 सीट्स का आरक्षण रहता है। राज्यसभा में कभी भी जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि राज्यसभा सीट्स किस बेसिस पे? हर स्टेट की जनसंख्या के आधार पर उसको सीट्स बांटी गई हैं। तो वो सीट्स जो हैं वो स्टेट के बेसिस पर बटी हुई हैं, ना कि जाति के आधार पर बटी हुई हैं। ये मेरी बात समझ पा रहे हो? ये मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब समझेंगे लोकसभा को। अब समझेंगे लोकसभा को, बहुत अच्छे से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? अभी बताती हूँ मिनिमम एज कितनी होती है, दोनों की साथ ही बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो भारत का नागरिक तो होना ही होना है, पागल दिवालिया नहीं होना है। 30 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। कितनी? 30 साल। जैसे प्रेसिडेंट बनना है 35 ईयर, वाइस प्रेसिडेंट बनना है 35 ईयर। ठीक है। राज्यसभा का मेंबर बनना है 30 साल। लोकसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेना है 25 साल। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब ध्यान से समझेंगे लोकसभा के बारे में। जब बात करें, जब आप और हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 81 के बारे में, तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर यानी अधिकतम संख्या जो होती है वो है 552। जैसे राज्यसभा में 250 है, यहाँ पे 552 है, 552 है। ठीक है। इस 552 में हमेशा क्या रहता था बेटा? इस 552 में हमेशा यह रहता था कि स्टेट से
स्टेट से 530 सीटों में इलेक्शन होते हैं। यूनियन टेरिटरी के लिए 20 सीटें दी जाती हैं और 2 लोगों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे, नॉमिनेट करते थे। 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन होते थे। अब मेरी बात पहले ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। 542 मैक्सिमम सीट हैं लोकसभा की, जिसमें से 530 सीटें स्टेट में बांटी गई हैं और 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन होंगे, जहां पर 20 सीटें भरी जाएंगी और ये कहां जाएंगे? लोकसभा के एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। 2 सीटों पे नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस का। कौन करते थे? प्रेसिडेंट साहब करते थे। एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन ऐसे इंडियन जिनके मम्मी पापा अंग्रेज थे, ऐसे भारतीय जिनके मम्मी या पापा में से कोई अंग्रेज था और जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो साहब इंडिया के अंदर ही रहेंगे। और मम्मी या पापा में से किसी ने विवाह कर लिया, किससे? किसी भारत के व्यक्ति से, तो इन्हें कहा जाएगा एंग्लो इंडियन। क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन। कि कहीं ना कहीं इनका जो मूल है वो इंग्लैंड है, अंग्रेज हैं ये, लेकिन अब भारतीय हैं। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट साहब। लेकिन ये होता था 2019 से पहले पहले, ये होता था 2019 से पहले पहले। तो 104 नंबर का, 104th नंबर का क्या हुआ? संविधान संशोधन। जैसे 101 नंबर का संविधान संशोधन जीएसटी बिल से रिलेट करता है, ऐसे ही 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ, वो किससे बिलोंग करता है? वो इस चीज से बिलोंग करता है कि अब 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन हैं उन्हें प्रेसिडेंट साहब लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेंगे, उन्हें प्रेसिडेंट साहब लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेंगे। ऐसे ही हर स्टेट के अंदर एक मेंबर को जो एंग्लो इंडियन होता था उसे गवर्नर नॉमिनेट करता था, राज्यपाल नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन को। वो भी खत्म हो गया। कब से खत्म हो गया? ये खत्म हो गया 2019 में। कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 104 नंबर का। अब ये 2 सीटें क्या खत्म कर दी गई हैं? नहीं, इन 2 सीटों पर भी इलेक्शन होते हैं। अब इन 2 सीटों पर भी क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। तो मैक्सिमम संख्या 5 कितनी है? 52। इसमें से 530 कहां से बिलोंग करते हैं? स्टेट से, और 20 बिलोंग करते हैं यूनियन टेरिटरी से। पहले 2 बिलोंग करते थे एंग्लो इंडियन जिनका नॉमिनेशन होता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, नॉमिनेशन बंद कर दिया। अब इन सीट्स पे भी इलेक्शन होते हैं। तो अब प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं? तो अब प्रेजेंटली मेंबर हैं 543 + 2, जिनका पहले क्या होता था? जिनका पहले नॉमिनेशन होता था वो भी अब इलेक्शन में ही है। तो 543 + 2 545 मेंबर्स प्रेजेंटली किसके माध्यम से आ रहे हैं? इलेक्शन के माध्यम से आ रहे हैं, कोई नॉमिनेशन के माध्यम से नहीं आ रहा। ठीक। राज्यों से कितने? 524, यूनियन टेरिटरी से कितने? 19। ये 543 के हिसाब से आंकड़ा था। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, पौंडीचेरी के अंदर 1 सीट है, जम्मू कश्मीर को 5 सीटें मिलती हैं लोकसभा में। सबसे ज्यादा सीट यूपी की हैं, किसमें? लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स को लोकसभा में कितनी सीट मिली हैं और राज्यसभा में कितनी सीट्स मिली हुई हैं, ये मैं भेजूंगी, उसको दिमाग में बिठा लेना। इसी के साथ अटैच करवाऊंगी शॉर्ट में। क्यों अटैच करवाऊंगी? वहां से क्वेश्चन बन जाता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, क्वेश्चन बन जाता है। कितना लर्न करेगा बच्चा? तो कुछ इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बने हैं उन्हीं को फोकस करते हुए लेके चलना है। मेरी बात समझ पाए? तो अब हाल फिलहाल में कितनी? 545 सीट्स हैं। कितने मेंबर हैं लोकसभा के? 545। 2 जो
पहले नॉमिनेट होते थे उनके लिए भी इलेक्शन होते हैं। इतना याद रखना है कि वर्तमान में कितने हैं, 552 की जगह 545 हैं। कितने हैं, 545 हैं। ठीक है। 79 चिराग सिर्फ ये कहता है कि आपकी संसद किस किस से मिलकर बनी है, तो वो आपको सिर्फ जवाब देना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। 80 बताता है राज्यसभा के बारे में और 81 बताता है लोकसभा के बारे में। 80 क्या बताता है राज्यसभा के बारे में, एक रिकैप्चुलेशन कर लो मेरे साथ। 80 क्या बताता है राज्यसभा के बारे में, 80 ये बताता है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, 250 मैक्सिमम। वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। कितने, 245 हैं। इसमें से 238 तो इलेक्टेड होते हैं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है। तरीका क्या होता है, तरीका वही है जो प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का है, यानी गुप्त रीति से होगा, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। ठीक है। फिर बात आती है किसके ऊपर, लोकसभा के ऊपर। इसे निम्न सदन कहते हैं, प्रथम हाउस कहते हैं। ये टेम्पररी होता है क्योंकि इसे डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब कभी भी। इसके सीन क्या है कि इसमें मैक्सिमम मेंबर होंगे 552। ठीक है। इसमें 20 तो यूनियन टेरिटरी से इलेक्शन के थ्रू आते हैं, 530 पहले आया करते थे स्टेट से इलेक्शन के थ्रू, और 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन नहीं होता, ये 2 सीट भी इलेक्शन के थ्रू भरी जाती हैं। तो 2019 के बाद से जो इलेक्टेड सीट्स होंगी वो 545 होंगी। कितनी, 545 होंगी। 545 सीट्स पे इलेक्शन होंगे। पहले ये होता था कि 543 सीट्स पे इलेक्शन होते थे, 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के माध्यम से भरी जाती थी, तो ओवरऑल 545 सीट्स होती थी। अब सिचुएशन क्या है, पूरी 545 की 45 सीट्स किससे भरी जाएंगी, इलेक्शन के थ्रू भरी जाएंगी। सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा के अंदर किस स्टेट से है, यूपी से है, 80 सीटें हैं। यानी 80 लोग पूरे उत्तर प्रदेश से चुनकर लोकसभा में जाते हैं। ऐसे ही 31 सीट्स राज्यसभा में यूपी की हैं। आ रही बात समझ में। दिल्ली की कितनी है, 7 सीटें हैं लोकसभा में। पुडुचेरी की 1 है, राज्यसभा में भी 1 है, लोकसभा में भी 1 ही सीट है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं। ठीक, आ रही बात समझ में। अब देखो यहां से कल बताऊंगी, आर्टिकल 82 से कल बताऊंगी। 79 आ गया, चलो बता देती हूँ। 80 आ गया, 81 आ गया, 82 समझो। बेटा एक बात बताओ, जनसंख्या बड़ी है ना, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक सवाल आया कि कितने मेंबर होने चाहिए, कितनी सीट्स होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखो ये हैं कितने नालायक, ये जितने भी नालायक हैं, ये कितने नालायक हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से जॉब्स तो नहीं निकालते हैं, लेकिन हाँ अपना जुगाड़ कर लिया है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो हर स्टेट से सीट बढ़ाओ संसद के अंदर, यानी और सीटें होनी चाहिए और लोग होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ लोगों के ऊपर एटलीस्ट एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, किसका, मिनिस्टर्स का, यानी मंत्रियों का, ऐसा मानना है इनका। तो आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा सीट्स का। ऐसा कहा गया, लिखा गया आर्टिकल 82 में कि हर जनगणना के बाद, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है 11 सालों में, 10 सालों में, तो डिसाइड किया जाएगा कि कितनी सीट हर स्टेट से बढ़ा देनी है, किसके लिए, एमपीस के लिए, संसद के अंदर भेजने के लिए। आर्टिकल 82 ये कहता है। 84th नंबर का एक अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 2002 में हुआ। कब हुआ बेटा, 2002 में हुआ। 84वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसने क्या कहा कि अब इस समय जो भारत के अंदर एमपीज और एमएलएस की सीट हैं किसी भी स्टेट के अंदर,
वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। यानी आज भी 1971 में जो जनगणना थी भारत की, उसी को बेस मानकर सीट्स डिसाइडेड की गई हैं। आप ये सोचो कि 1971 के बाद कितनी सारी जनगणनाएं, सेंसस हुए हैं। इसका मतलब आज तो कई सीट्स बढ़ जानी चाहिए, हजारों से ऊपर संख्या हो जानी चाहिए लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर भी ये तकरीबन तकरीबन 500 पहुंच जानी चाहिए। लेकिन 84th नंबर का अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसमें कहा गया कि जो सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस को आधार मानते हुए ही रखी जाएंगी। ठीक। और परिसीमन आयोग ने कहा कि 2026 तक किसी भी स्टेट से लोकसभा या राज्यसभा में कितनी सीट होंगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन होता है। क्या होता है परिसीमन? सीमा डिसाइड करना। ये डिसाइड करता है कि किसी स्टेट से उसकी जनसंख्या के हिसाब से कितने एमपीज चुन के जाने चाहिए लोकसभा में या राज्यसभा में। तो परिसीमन आयोग ने कहा है कि 2026 तक अभी जितनी सीटें चल रही हैं 2026 तक यही सीटें चलेंगी, इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 84वां संविधान संशोधन 2002 ये कहता है कि भारत में अभी जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर हैं। वो 1971 की जनगणना के आधार पर हैं, ना कि बेटा कहीं कहीं 2001 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 2002 लिखा हुआ है। जब इंप्लीमेंट होता है उसे मानते हैं हम, तो 2002 मानना। ठीक है बेटा, चलो अब क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ना मेरी इतनी हिम्मत हो रही है ना तुम्हारी इतनी हिम्मत हो पाएगी। ठीक है, चलो अब आगे तुम अपनी दूसरी क्लास ले लो। यहाँ से मैं आगे आपको कल कराती हूँ आर्टिकल 82 से आगे।